नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। एमसीक्यू से संबंधित आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए शुरू किए गए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के मिशन का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए मार्स रोवर, ऑप्शन बी जूनो, ऑप्शन सी जूस, ऑप्शन डी कैसिनी हुइंगेस। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि जूस मिशन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 13 अप्रैल 2023 मतलब आज के ही दिन एरियन 5 लॉन्चर पर फ्रेंच गुयाना में अपने स्पेस पोर्ट से जूस मिशन लॉन्च कर रहा है। यहाँ जो जूस मिशन है इसमें जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, जिसके अंतर्गत 2031 में बृहस्पति तक पहुंचाने की योजना है और इसका निर्माण एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के नेतृत्व में एक औद्योगिक संघ द्वारा किया गया है। वहीं इस मिशन का उद्देश्य विशाल गैस ग्रह मतलब बृहस्पति ग्रह की यहाँ पर बात हो रही है और इसके 3 विशाल चंद्रमाओं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा की व्यापक जांच करना है, जिसमें रिमोट सेंसिंग, भूभौतिकीय मापन और स्वस्थानक मतलब इन सीटू उपकरणों सहित अत्याधुनिक तकनीकों की एक विविध श्रेणी का उपयोग किया जाएगा। और बृहस्पति की जांच करने वाले अगर हम अन्य अंतरिक्ष यान की बात करें तो उसके अंतर्गत गैलीलियो प्रोब और जूनो शामिल है। साथ ही नासा के यूरोपा क्लिपर को भी 2030 में अपने यूरोपा चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए बृहस्पति पर पहुंचाने के लिए निर्धारित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस प्रमुख नेता ने पेप्सू मुजारा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी तेजा सिंह सुनतार और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि तेजा सिंह सुनतार। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर इनका नाम यहाँ पर क्यों आया है या यह खबर में क्यों हुई, वह इसलिए है क्योंकि पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में तेजा सिंह सुनतार के मूर्ति का अनावरण किया गया है। मूल रूप से अगर इनके नाम की हम बात करें तो वह नाम है समुंद सिंह और इनका जन्म 1901 में गुरदासपुर जिले के अलुना गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अमृतसर के खालसा कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में अकाली दल में शामिल हुए और गुरुद्वारा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ स्वतंत्र जत्था का भी उन्होंने गठन किया और 1921 में तेजा गांव में एक गुरुद्वारे को सफलतापूर्वक मुक्त कराया। 1923 में ये काबुल गए और काबुल जाने के बाद गदर पार्टी में शामिल हुए। साथ ही 1925 में इन्होंने अपना नाम बदलकर जो नाम रखा हुआ आजाद बेग, इस छद्म नाम के साथ तुर्की में सैन्य प्रशिक्षण को इन्होंने प्राप्त किया। फिर आगे अगर हम इनकी भूमिका देखें तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्होंने प्रवासी भारतीयों की सभाओं को संबोधित किया और जब ये भारत वापस लौट कर आए तो ये भाकपा मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता बने। तेज सिंह सुंदतर ने कीर्ति नामक पार्टी पत्रिका के लिए क्रांतिकारी लेख लिखे, यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। साथ ही साथ जेल में रहते हुए इन्होंने पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा और ये चुने भी गए और 1945 तक सदस्य रहे। साथ ही 1944 से 1947 तक कम्युनिस्ट पार्टी के यह सचिव रहे और पेप्सू मुजारा आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमिहीन किसानों के लिए भूमि के स्वायत्त के अधिकार की वकालत इस मुजारा आंदोलन के अंतर्गत की गई थी। अगर हम मुजारा की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसान, कृषक या काश्तकार। वर्षों तक जमीन जोतने के बाद उसका मालिकाना हक लेने के उद्देश्य से इस आंदोलन को शुरू किया गया। यह आंदोलन 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन के तहत शुरू हुआ, जब जागीरदार पटियाला रियासत के तहत पंजाब के गांव में किसानों की फसल में हिस्सा मांग रहे थे। यह हिस्सा पटियाला के महाराजा और फिर अंग्रेजों को दिया जाता था। इस प्रकार यह किसान, जागीरदार, महाराजा और अंग्रेजों के गुलामों की तरह काम कर रहे थे। अतः किसानों ने यह जन आंदोलन प्रारंभ किया जिसमें उन्होंने अपने मालिकों को अनाज देने से मना कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद पटियाला रियासत के कुछ 784 इन गांवों को पेप्सू प्रांत के रूप में नामित किया गया। उसके बाद अक्टूबर 1948 के महीने में पटियाला महाराज ने जागीरदारों को गांव की 1/3 जो जमीन है उस जमीन देने का आदेश पारित किया था। हालांकि किसानों ने इसे नहीं माना। बाद में 19 मार्च 1949 को इन किसानों ने किशनगढ़ में महाराजा के सुरक्षा बलों का सामना किया, जिसमें 4 किसान, 1 सिपाही और 1 पटवारी मारे गए। यह था मुजारा आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तकनीकी वस्त्रों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश संक्षेप में QCO जारी करने के दूसरे चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल है? ऑप्शन ए एग्रो टेक्सटाइल, ऑप्शन बी चिकित्सा वस्त्र, ऑप्शन सी औद्योगिक कपड़ा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मतलब एग्रो टेक्सटाइल और चिकित्सा वस्त्र। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या।
कपड़ा मंत्रालय ने पहले चरण में 31 वस्तुओं के लिए 2 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लॉन्च किए, जिसमें 19 जियो टेक्सटाइल और 12 प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल शामिल है। जियो टेक्सटाइल क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल क्या होते हैं, इसे हम अगले प्रश्न में देखेंगे। वही हम गुणवत्ता नियंत्रण आदेश या QCO की बात करें तो इसका उद्देश्य पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और पशु पौधों के जीवन की सुरक्षा के लिए जो ये वस्त्र, इन वस्त्रों की मानक और गुणवत्ता में सुधार करना है। वहीं पहले चरण में जूट, जियो टेक्सटाइल, सुरक्षात्मक कपड़े, बुलेट प्रतिरोधी जैकेट और रेन पेंचो जैसे आइटम शामिल है। QCO के आधिकारिक राजपत्र में जब इसका प्रकाशन हो जाएगा तो प्रकाशन से 180 दिनों के बाद यह कानून प्रभावी हो जाएंगे और भारत को निर्यात करने वाले घरेलू और विदेशी निर्माताओं के लिए इसका अनुपालन करना बाध्य होगा, मतलब अनुपालन करने के लिए वो बाध्य होंगे और यह अनुपालन करना आवश्यक होगा। वहीं अगर हम आगे देखें तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने यानी कि कपड़ा मंत्रालय ने दूसरे चरण में 28 मदों के लिए 2 और QCO की योजना बनाई है, जिसमें एग्रो टेक्सटाइल और मेडिकल टेक्सटाइल शामिल है। तीसरे चरण में 30 से अधिक तकनीकी वस्तुओं को जारी करने पर विचार किया जा रहा है। QCO की अगर हम बात करें तो यह तकनीकी वस्त्रों की मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, भारत में उद्योग के विकास को बढ़ावा देते हैं और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जियो टेक्सटाइल और प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल के बीच मुख्य अंतर क्या है। पहला ऑप्शन ए, जियो टेक्सटाइल अत्यधिक ठंडे मौसम वाले कपड़े जबकि प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल बुने हुए कपड़े होते हैं। ऑप्शन बी, जियो टेक्सटाइल प्राकृतिक रेशों से बनाए जाते हैं जबकि प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल सिंथेटिक सामग्री से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, जियो टेक्सटाइल का उपयोग मृदा स्थिरीकरण और कटाव नियंत्रण के लिए किया जाता है जबकि प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल का उपयोग खतरों जैसे गोलियों, चरम मौसम या कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए किया जाता है। और डी, जियो टेक्सटाइल का उपयोग कार्यस्थल के खतरों से बचाने के लिए किया जाता है जबकि प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल का उपयोग सौंदर्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जैसा कि हमने कहा था कि पिछले प्रश्न में कि हम देखेंगे कि जियो टेक्सटाइल आखिर क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर कि जियो टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो इसमें मृदा स्थिरीकरण, कटाव नियंत्रण और जल निकासी के लिए उपयोग की जाने पारगम्य सिंथेटिक कपड़ा सामग्री होती है। साथ ही साथ यह पॉलिस्टर या पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर से उत्पादित होते हैं और मिट्टी की स्थिरता को यह बढ़ाता है, कटाव नियंत्रण में सहायता करता है और जल निकासी में मदद करता है। वहीं अगर हम सुरक्षात्मक वस्त्र की बात करें तो इसके अंतर्गत देखें यह कार्यात्मक गुणों के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी वस्त्रों की शाखा सजावटी या सौंदर्य प्रयोजनों के लिए नहीं है। मतलब इस तरह के जो वस्त्र होते हैं वो सजावटी नहीं होते हैं और सौंदर्य प्रयोजनों के लिए नहीं बनाए जाते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए कौन कौन से। बुलेट प्रूफ जैकेट, औद्योगिक दस्ताने, अत्यधिक ठंडी जलवायु वाले कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। और मुख्य रूप से जो कार्यस्थल होता है उस कार्यस्थल पर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना इस कपड़े का उद्देश्य होता है, जैसे गोलियों, चरम मौसम और कार्यस्थल पर खतरों से सुरक्षा प्रदान करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मतलब कि IIP में किस क्षेत्र का भारांक सबसे कम है। 4 प्रश्न है। रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, बिजली और कच्चा तेल। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मतलब उर्वरक का। देखते हैं इसकी व्याख्या। सबसे पहली बात कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि IIP से संबंधित जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए गए, जिसके अंतर्गत फरवरी महीने में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 5.6% की वृद्धि हुई है, जो जनवरी की 5.45 की वृद्धि से थोड़ा अधिक है। साथ ही साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो विनिर्माण उत्पादन में 5.3 की वृद्धि हुई, जबकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की हम बात करें उसमें 8.7% की वृद्धि हुई है। हालांकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमिक रूप से जनवरी के स्तर से 5.6% नीचे था। साथ ही साथ अगर हम उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की भी बात करें तो इसका उत्पादन लगातार तीसरे महीने घटा है और फरवरी में इसमें 4% की गिरावट आई है। साथ ही साथ जनवरी के स्तर से अगर हम देखें तो 7.2% नीचे उत्पादन के साथ जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, उसमें भी 0.3 का संकुचन आया है। और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तु के उत्पादन में एक साल पहले लगभग 7% की गिरावट की तुलना में 12.1% की वृद्धि हुई है। आगे हम देखते हैं कि IIP औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की माप करता है और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब कि NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मतलब MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसके द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। और IIP के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। साथ ही साथ IIP का उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण उद्देश्यों और तिमाही और अग्रिम GDP अनुमानों की गणना के लिए किया जाता है। और IIP में वस्तुओं के भार का
40.27% उसमें शामिल 8 कोर सेक्टर के लिए है। और ये जो 8 कोर सेक्टर जिसके नामों की आगे मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्रमिक रूप से कर रहा हूँ उनके भारांक के अनुसार। सबसे ज़्यादा भार होता है रिफाइनरी उत्पाद का, फिर उससे कम बिजली का, फिर स्टील का, फिर कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। सबसे कम जो भारांक होता है वो किसका होता है? उर्वरक का होता है। इसके साथ ही एमसीक्यू से संबंधित आज के इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.